जो नए नए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए हैं, जिनके ऊपर रामपुर मथुरा का भार है। हालांकि नए हम नहीं कह सकते क्योंकि महमूदाबाद तहसील एक ही है और महमूदाबाद से ही रामपुर मथुरा आए हैं। ऐसे उदयमणि पटेल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष रवि जी, हमारे विनायक जी जो संचालन कर रहे थे, धीरेन्द्र मिश्रा युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, बिक्कू अवस्थी जी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, जंग बहादुर जी हैं, संजय शुक्ला जी हैं, प्रधान जी हैं, नान बच्चा जी हैं, सोनू निषाद जी हैं, मोहन निषाद जी हैं, हमारे श्रवण सिंह जी हैं, श्री राम प्रधान जी हैं और विनोद तिवारी जी हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, विमल वर्मा जी हैं, कुलदीप मौर्य जी हैं, श्री प्रकाश जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, अमित यादव जी हैं, मनीष शुक्ला जी हैं, पप्पू सोनी जी हैं, लालचंद रावत जी हैं, सतनाम जी हैं, हसीब जी हैं, सिराज जी हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, हमारे अध्यापकगण, नारी शक्ति के रूप में बैठी हुई हमारी बहनें अध्यापिकागण और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, चाहे वो जिस भी समाज के व्यक्ति हों, ऐसे दलितों के उत्थान के लिए, सबके लिए अनवरत कार्य कर रही है। आज के इस दौर में अभी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कह रहे थे कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी तरीके से उन बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा बनाएं, शिक्षित करें। और ये जिम्मेदारी भी, गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है। एक बार कोई भी हो, क्योंकि गुरु की कोई जात नहीं होती, हर जगह जात है पूरे देश में, लेकिन गुरु की कोई जात नहीं होती। हमने देखा है और हमारे भी गुरु भी रहे हैं, वो किस जात के इससे हमें नहीं मतलब है, उन्होंने शिक्षा दी तो उनको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। ये हमारे भारत देश की परंपरा है, यही गुरुकुल की परंपरा है, इसी तरीके से। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को, कि आज बेसिक शिक्षा की तरफ आज योगी जी के 7 वर्ष पूरे हुए हैं और उस सौभाग्य हमारा भी कि योगी जी के साथ मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 7 साल से मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में काम कर रहा हूं। आजादी के इन 77 वर्षों में अगर आकलन करेंगे, ये जो काम आज 19 पैरामीटर्स हमारी सरकार ने दिए हैं, ये तो बहुत पहले पूरे होने चाहिए थे। जब समाज शिक्षित होगा तो जातिवाद नहीं चलेगा, तो राष्ट्रवाद चलेगा। और जहां पे समाज शिक्षित नहीं होगा, वहीं भिन्न भिन्न प्रकार के भेदभाव और जो जिस तरीके से गुमराह करने का काम करते हैं। और इस समाज, शिक्षित समाज में बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत जरूरी है। जब कोई एक बेटा पढ़ता है तो एक घर में रोशनी होती है, लेकिन जब कोई बेटी पढ़ती है, जब पढ़ करके आगे बढ़ती है, तो 2 घर में रोशनी होती है। इसलिए बेटी को बचाना भी जरूरी है, बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है। ऐसी रूढ़वादिता थी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लोगों के बीच में जाते थे। अब तो काफी बदलाव आ रहा है। तो लोग अगर बेटे की शादी होती थी या बेटा जन्म लेता था तो हम लोगों को लोग बुलाते थे, दावत देते थे। और जब बेटी जन्म लेती थी तो उनके घर में मायूसी छा जाती थी कि अरे बेटी आ गई, बेटी आ गई। इसको लेकर लोगों के यहाँ मायूसी होती थी। लेकिन वो माँ, वो सास ये भूल जाती थी कि कभी हम भी बेटी थे, कभी हम भी जन्म लेकर के आए थे, आज सास के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 1-2 कहीं दूसरी भी बेटी हो गई, अगर कहीं तीसरी हो गई, फिर आप समझ लीजिए उस बहू का कैसे कल्याण होगा। ये अगर था तो अनभिज्ञता के कारण था, क्योंकि तब इतनी पढ़ाई लिखाई लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। आज बेटियां तो चांद पर पहुंच रही हैं। इसके लिए क्या है, ये दिक्कतें हम लोग भी जहां जाते हैं, और अधिकतर हमने बहुत प्रयास किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि आपकी अगर बेटी पढ़ेगी तो कई लोगों ने हमसे कहा कि विधायक जी, जब मैं विधायक हुआ तब लोगों के बीच में गया, अरे बेटी तो बड़ी हो गई है, क्योंकि ये गांजरी क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ अगर आपकी 14-15 साल की बेटी हो गई तो ये सोचेंगे बस इसके हाथ पीले करो, इसको जल्दी से मुक्ति करो यहाँ से। लेकिन वो जब बेटी पढ़ने लगती है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ती है, वो स्वयं कहती है नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे। जब तक हम 21 साल के नहीं हो जाएंगे, जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाएंगे, तब तक हम ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन माँ बाप भी, और कुछ समस्याएं भी थी। इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हर तरीके से हर जगह शौचालय बन रहा है, इसलिए विद्यालय में भी व्यवस्थित हो
अगर हम विद्यालय में व्यवस्था करके व्यवस्थित नहीं करेंगे तो लोगों को दिक्कतें होगी। कहते थे बेटी अब 8वीं क्लास में आ गई है, जैसे 5वीं 6वीं में जब लड़की होती है गांव में तो उसको बहुत बड़ी मान लेते हैं। आज शहर में लड़कियां बाहर जाती हैं, निकलती हैं, स्कूटी से जाती हैं, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर गांव की कोई बेटी निकलती है तो लोग उस पर गौर करते हैं। अब बड़ी बेटी हो गई है, अब उसको टॉयलेट जाना है या उसको शौच के लिए जाना है, या हमारी बहनें जो टीचर के रूप में बैठी है, हमने देखा विद्यालयों में ऐसे ऐसे विद्यालय थे जहां पे कोई टॉयलेट नहीं था, अगर उनको कहीं टॉयलेट जाना हो तो वो शिक्षिका कहां जाए, ये दिक्कत थी। लेकिन हमारी सरकार ने इस पे पूरा प्रयास किया, उसमें जो 19 पैरामीटर थे उसमें यहां तक इनके साथ साथ दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से बनाया जाए, इसकी व्यवस्था की। लेकिन ये व्यवस्था सरकार की और इसको लेकर के सरकार इतना बजट दे रही है, आप समझ लीजिए अगर अभी ये हमारे प्रधानगण थोड़ा पीछे चले जाएं, ये 2017 के पीछे चले जाएंगे, या हमारे अध्यापक गण भी आपके विद्यालय में भी जो सरकार रख रखाव और देख रेख के लिए मेंटेनेंस के रूप में जो पैसा देती है और जो पहले की सरकार देती थी उनसे बहुत फर्क है। और इसके साथ में हम लोगों ने कई बार आपके विनायक जी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि विनायक जी अनवरत हमारी मीटिंग जैसे वीडियोज को मैं बुलाता हूं, अधिकारियों को बुलाता हूं, प्रधानों के साथ में रह करके कि किसी न किसी तरीके से हमारा जनपद सीतापुर में जो 19वें नंबर पे रामपुर मथुरा आता था, 18वें नंबर पे रेउसा आता था, इस रेउसा और रामपुर मथुरा में जिस तरीके से हो सके हम लोगों ने प्रधानों पे दबाव बना करके और प्रमुख पे दबाव बना करके, उसके साथ साथ वीडियो पे दबाव बना करके कि मैं स्वयं विद्यालय में जाऊंगा, उसका मैं बाउंड्री वाल का लोकार्पण करूंगा, ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि एक उसका प्रांगण होता है, बहुत सी जमीनों पे कब्जा थी। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि उन्होंने शौचालय के 19-20 हजार रुपया विद्यालय के हजम करके निकाल करके और लेकर के चले गए, और ये नहीं सोच पाए कि इसमें हमारे गांव के ग्राम सभा के ही बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं सब एक जैसे मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा जो 38 में शौचालय की और बाउंड्री वाल की या जो आपके पैरामीटर्स हैं उसमें जो महत्वपूर्ण है उसमें अगर वो व्यवस्था नहीं हो पाती, यहाँ तो मेरे रेउसा ब्लॉक में एक ग्राम सभा है, अगर सिर्फ एक ग्राम सभा, उनके पास बजट नहीं है, लेकिन मैंने उनको दबाव बना करके कि नहीं विद्यालय का काम PRT पे होगा। हालांकि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी पूरी तरीके से इसको लेकर के पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है, और हम लोगों ने भी कहा कि पूरा दबाव बनाइए। मनरेगा के तहत हम लोगों ने बाउंड्री और उस विद्यालय तक इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था की, ताकि विद्यालय तक बच्चों को जाने के लिए, टीचरों को जाने के लिए कोई दिक्कत न हो, इसका भी पूरा प्रयास किया गया। चूंकि ये बाढ़ क्षेत्र है, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग 2017 से पहले यहाँ पे, ये कितने टीचर यहाँ पे हैं जो 2017 से पहले थे यहाँ पे, जरा हाथ उठाएंगे, काफी संख्या में। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको 2017 से पहले ये रामपुर मथुरा और रेउसा रामपुर मथुरा कैसा लग रहा था, और अब में कुछ बदलाव लग रहा है नहीं लग रहा है, बताइए। बिल्कुल लग रहा है जी। विधायक तब भी थे, सांसद तब भी होते थे, जनप्रतिनिधि पहले भी होते थे, लेकिन फर्क इतना है कि जो नदी आप देख लीजिए कि नदी किस तरीके से इधर को भाग रही थी, आज हमने पूरी तरीके से नदी को फिर बहराइच की तरफ वो जहां थी वहां पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की मैंने। एक और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा आपका काम 1-2 साल उसमें लग जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा, वो भी मैंने करा दिया। जो लोग बारिश के समय एक बंधा हम लोगों का होता है, लाइफ लाइन होती है, उस बंधे पे जो बीच में ये बीच वाली गोबरहिया नदी जहां पे जुड़ी है वहां पे रेगुलेटर भी स्वीकृत करा दिया है। अब कनरकी के पास पे जो रेगुलेटर बन जाएगा तो ये गणेशपुर तक जो चाहलारी घाट से सीधे निकलेंगे, बंधे वाली हमारी रोड बन जाएगी। उस बंधे की रोड से भी अगर कहीं आप लोगों को एक साथ में आपकी बहन आ रही है, आपके टीचर आ रहे हैं, वो कनरकी के हैं, और कनरकी के बाद अगर उधर की दूसरी ग्राम सभा पड़ रही है बगस्ती, या बगस्ती और कनरकी के एक साथ जा रहे हैं, तो बंधे पे जा करके सीधे उधर से आपको उधर से ले आएगी। बीच का जो नदी वाला वो रेगुलेटर वाला पूरा पुल बन जाएगा, नीचे से बाढ़ में पानी निकलता रहेगा। और इतना ही नहीं, जब वो रेगुलेटर बनेगा, जब बरसात में बाढ़ अधिक आएगी तो उस नदी का शारदा का पानी आपको जो बैक में ओवरफ्लो होता है वो नहीं जाएगा, और वो उसमें गिरा दिए जाएंगे, तो उधर का पानी ऊंचाई से निकलता रहेगा और इधर का पानी हमारा ज्यादा नहीं जाएगा। जो बाढ़ क्षेत्र इधर का पूरा डूब जाता है, विद्यालय से आप लोगों को रास्ता बंद हो जाता है, ये भी आपको सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइल स्वीकृत हो गई है। अब चूंकि अभी आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद इसका बजट का सिस्टम रहेगा, तो लगभग, और बनने में उसमें काफी समय लगेगा, 25 करोड़ की लागत से बनेगा, तो लगभग 1-1.5-2 फिर बरसात आ जाएगी। तो हमको लगता है बरसात के बाद अगर शुरू करेंगे तो 2 बरसात तक हम इसको 2 साल के अंदर, बड़ा परियोजना है, हम इसको कर सकते हैं।
इसके साथ साथ में हम लोगों ने, आपने देखा होगा, जो लोग 17 से पहले का मंजर देखे हैं, आज के जो भिन्न भिन्न विद्यालय में जाते थे, वो सिर्फ अगर ये रामपुर मथुरा तक आए बस इतनी ही रोड रहती थी। आज हम प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसा गांव बचे ही नहीं। मेन तो जो बड़े बड़े गांव जहां पे आपके विद्यालय बने हुए हैं, 250 आबादी तक के हर उस गांव को मैंने डामर रोड से जोड़ने का काम किया है। और जब पहले आप देखते होंगे तो किस तरीके से आप जाते थे और आपकी गाड़ियां कैसे जाती थी, उसका भी प्रयास किया गया है। आगे हम लोगों ने जो अगली अपनी भूमिका बनाई है, उसमें हम अब 100 की भी आबादी अगर पूर्वा भी है आपका विद्यालय, हालांकि हर विद्यालय तक रोड और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हमने की है, अगर उसके अतिरिक्त भी किसी के विद्यालय से अगर 100-200 मीटर में बीच में कीचड़ फंसता है या ऐसा कुछ है, अगर वो हमको लिखित रूप से देंगे तो अभी तो नहीं, चूंकि 15 और 16 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी, इस लोकसभा के चुनाव के बाद वो भी मैं काम करा दूंगा ताकि आपके विद्यालय तक पूरी रोड व्यवस्थित होकर के जाए, उसको बन जाए। इसके साथ साथ में अगर आप हमसे कुछ कहेंगे नहीं, आप हमें कुछ बताएंगे नहीं, तो मेरा प्रयास रहता है और सार्वजनिक तौर से मैं बोलता भी रहता हूं। मैं पिछली बार हमको लगता लगभग 1-1.5 साल हो गया, हो सकता है 2 साल हो गया हो, या हो सकता है 2 साल से अधिक हो गया हो, पिछली बार जब मैं विधायक था तब की बात होगी, किसी हमारी एक टीचर बहन से कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी दारू पी करके यहीं पे, तो वो यहीं प्रांगण की बात है ना, वो विषय मेरे पास यहीं पे आया था, तो मैंने उनको, वो यहीं पे बैठी रही थी, तब तक मैंने उनको पकड़वा के इतनी उनकी सेवा करा दी कि दोबारा, और मैंने कहा इसको पूरी तरीके से पब्लिश भी हो जाना चाहिए कि किसी बहन की तरफ कोई भी लुच्चा लफंगा या कोई भी व्यक्ति, अगर कोई उसकी दिक्कत है तो उनके अधिकारी हैं, उनसे जाकर के शिकायत करे, लेकिन डायरेक्ट कोई उनसे बदतमीजी नहीं कर सकता है। और हमको लगता है इसको लेकर के काफी सुधार भी हुआ। तो इसलिए जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है, आपको योगी सरकार में और मोदी जी की सरकार में अनवरत मिल रही है, मेरा प्रयास भी है और इस तरीके से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम सिर्फ टीचरों का ही नहीं है, ये हम अपने प्रधान गणों को भी कहना चाहते हैं कि जो टीचर हमारे आते हैं वो बाहर से आते हैं, तो और बाहर से आते हैं, आने के साथ साथ में हमारे ही परिवार के लोगों को, हमारे गांव के लोगों को संस्कारयुक्त शिक्षा देने का काम करते हैं। और सरकार की ये मंशा भी है और हम लोगों की ये मंशा, ये प्रयास होती है, क्योंकि हम लोगों में एक ऐसा कालम हम लोग चाह करके भी अपनी विधायक निधि से इनके स्कूल में कुछ नहीं दे सकते हैं। हम अगर कभी कभी किसी विद्यालय में चाहते हैं जाएं कि हम इस विद्यालय के लिए कुछ कर दें, तो हम व्यक्तिगत अपनी जेब से भले कर दें, तो जेब से आदमी कोई 10-20 हजार रुपए की मदद कर सकता है, बड़ी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन ये बजट आपके पास अलाट है, प्रधान को डायरेक्ट मोदी सरकार और योगी सरकार ये कर सकती है कि इस विद्यालय के लिए हम लोग कर सकते हैं। हम लोग प्राइवेट विद्यालय के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के आपके विद्यालय हैं, जो आपके इन विद्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग को विधायक निधि से अगर हम चाहें एक कमरा बनवा दें, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं जानकारी थी, तो एक आपका जो तुलसीपुर खरिका वाला विद्यालय है, वहाँ की जो टीचर थी बहनें, वो भी मैंने, बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा था, उन लोगों ने हमको बुलाया, तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर एक एक्स्ट्रा रूम इसमें बन जाएगा, ये गिरने वाला है तो ठीक रहेगा। तो मैंने लिख करके दिया सीडीओ को, तो उस समय हमें जानकारी नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार का विधायक था। तो जब मैंने कहा तो सीडीओ ने कहा कि सर आप इसमें विद्यालय में बेसिक में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको, फिर मैंने डीएम से कहा, फिर उसका ध्वस्तीकरण हुआ और हमको लगता है वहाँ पे कमरा बन भी गया होगा, उसकी मैंने व्यवस्था कराने का काम किया। लेकिन इस नाते, लेकिन फिर भी आपकी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को अगर हमको लिख करके देंगे तो कैसे व्यवस्थित होगा, इसकी आपकी चिंता करनी है। एक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कह रहे थे, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि हम सबकी जिम्मेदारी है। एक दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, हम लोगों की बैठक थी, तो ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आया, तो कुछ लोग, ये बीच में विषय आया जब हम लोगों ने कहा कि भाई ये वर्ग ने बड़ी खिलाफत की चुनाव में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिस तरीके से हमारे वोट काटने में बीएलओ के रूप में लगाया गया, ऐसे करके हुआ, और उन्होंने जहां जहां ऐसे करके था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इतना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए करते हैं, और मैंने एक पूरा खाका निकलवाया। मैं बहुत अंदर की बात कह रहा हूं, और आप लोगों को नोटिस लेनी चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर आगे भी क्या होने वाला ये भी आप समझ लीजिए, इसलिए मैं वो बात बता रहा हूं, हालांकि नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप, अगर हम बजट देखते हैं तो 75,000 करोड़ रुपया बजट बेसिक शिक्षा विभाग का है साल का। इतना ही तो है, कितना है आप लोगों को जानकारी होगी। और अगर जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका पूरा हम डाटा निकलवा लें, और डाटा निकलवाने के बाद इनको हम कॉन्वेंट में इनको शिक्षा दे दें, तो जानते हो कितने में हो जाएगा? मात्र 35,000 में हो जाएगा। अब 35,000 में जो काम हो सकता है, उसके लिए हम पूरा स्ट्रक्चर बना करके पूरी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए हम 75,000 करोड़ खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक भी हमारा अंग है, ये भी हमारा परिवार है।
तो इसलिए जो आप में जो नेतागिरी वाले कुछ लोग हैं, पिछले हम किसी में नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जहां पे हम बैठे हुए हैं उस पायदान पे बैठ करके जिस तरीके से हमारा शिक्षक का क्या कार्य है उसकी भी चिंता करनी चाहिए। एक जमाने में हम ये कह सकते हैं जैसे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, और नालंदा से पहले अगर कहीं का कोई विश्वविद्यालय था वो आज हमें नहीं दिख रहा, वो हमारे नैमिषारण्य में था, जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने, जहां वेद व्यास जी ने जिन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ऐसे करके जो भी ग्रंथ हुए, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा रहा होगा। क्योंकि समय इतना लाखों करोड़ वर्ष बीत गए तो हम नहीं कह सकते। तो एक शिक्षक का एक दायित्व होता है, क्योंकि जब मेरे पिताजी भी पढ़ाते थे, मुझे याद है कि जो बच्चे नहीं, जिनका वीक रहते थे या रहता था, तो उन लोगों को बुला करके और जिस तरीके से अलग से भी पढ़ाने का काम करते, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा होता है जिसमें कहीं लालच नहीं होता। अगर कहीं ईमानदारी की बात आएगी तो शिक्षक की आएगी। जिस सम्मान के साथ शिक्षक का नाम लिया जाता है, इतना सम्मान किसी एक IAS का भी नहीं है, भले उसका पद भी बड़ी हो, लेकिन शिक्षक का सम्मान बहुत बड़ा होता है। हम अपने सम्मान को कहीं प्लस माइनस न होने दें, ये आपकी भी चिंता है, लेकिन हमारे प्रधान गणों की भी ये चिंता करनी चाहिए कि कहीं से, जैसे आज हमारे 20 लोगों ने 19 के 19 पैरामीटर पूरे हो गए जिनको हम आज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब 79 है उसमें BC क्यों? आखिर जो 20 के बाद जो हमारे बचे हुए हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहीं ना कहीं हम अपने कार्य के प्रति, हम अपने गांव के प्रति और हम अपने गांव में रहने वाले उस बच्चों के भविष्य के प्रति, अच्छा अरे नहीं रहना चाहिए। हमारा ये रहता है कि हम स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा करने वाले हैं। हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकर्ता है। अटल जी ने कहा था कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और संघर्ष करो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमको रुकना नहीं है। तो इस नाते, और यही APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, सपने वो सत्य नहीं होते हैं, सपने वो सत्य होते हैं जिसके लिए नींद चली जाए। और यहाँ नींद तो जाना ही नहीं है। सरकार इतना पैसा दे रही ग्राम सभा को, तो ये तो काम अगर इतनी जल्दी आप कर लोगे तो गांव के लोग वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। ज्ञान तिवारी एक ऐसे विधायक हैं 403 विधायकों में जो खुले मंच से बोलते हैं कि ज्ञान तिवारी के दरवाजे से एक पाउच दारू नहीं मिल सकता है, कि मैं दारू नहीं पीता हूं इसलिए दारू का कोई मतलब नहीं है। ये ज्ञान तिवारी बोलने वाले चुनाव में। ज्ञान तिवारी ये भी बोलते हैं कि जिस मंच पे ज्ञान तिवारी खड़े हुए हैं एक पैसा भी नहीं मिल सकता। ना चुनाव में कितना कितना लोग पैसा बांटते, जो मेरे सामने लड़ रहे थे आपके रामपुर मथुरा में भी, तो इस रामपुर मथुरा में हम देख रहे थे उनके कार्यालय में शाम को क्या होता था, कैसे चलता था। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, इस रामपुर मथुरा में मैं 5 साल काम करता हूं, लेकिन जब 15 दिन चुनाव आता है तो चुनाव में मैं नहीं कभी आता वोट मांगने के लिए। ये इतिहास है रामपुर मथुरा का कि मैं 5 साल जब काम किया, जब इस बार आया तो मैं रामपुर मथुरा में वोट मांगने मैं नहीं आया। मेरा एक छोटा भाई है, वो इधर का मैनेजमेंट देखता, बाकी कार्यकर्ता देखते हैं। और सबसे अधिक वोट फिर हमको रामपुर मथुरा में मिला, और जब वोट समाप्त हो गया फिर हमारा काम चालू हो गया। जो आप जब काम करोगे, व्यवस्थित करोगे, इतना ही नहीं, लोगों ने खाने पीने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने खाया पिया भी, लेकिन जो हमारी बहनों का डंडा और बेलन मजबूत था कि तुम घर में नहीं घुस पाओगे, और उन लोगों ने जो आधी आबादी हमारी है उसके लिए उन्होंने, बहनों ने हमें सबसे अधिक, पुरुषों से अधिक बहनों ने वोट दिया। उसका क्या कारण था कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि जब हम आज कीचड़ में निकल रहे हैं, आज हमारा सम्मान हो रहा, हमारा व्यवस्थित हो रहा, कोई गलत नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो नारी का सम्मान है सर्वोपरि है। आज आप में टीचर हैं, टीचर के साथ साथ में आप सोचिए, ये सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। अब ये जो आने वाला जो अगला चुनाव होगा, अभी तो आशाजी बाई एक्सीडेंट है, अभी तो आशाजी बाई एक्सीडेंट विधायक है। अगर वहां पे बीजेपी से पुरुष होता तो पुरुष भी जीत जाता, तो 9 में 9 एक भी महिला विधायक नहीं होती। लेकिन जब अगला चुनाव होगा, उस अगले चुनाव में अगर आज 9 विधानसभा है तो 3 तो किस समाज की होंगी, कौन सी सीट जाएगी महिला को, ये तो अभी जब उसका पूरा परिस्मरण हो जाएगा तब आएगा। लेकिन 3 तो होंगी जो आपकी बात सुन सकती हैं। आपको हमसे बात करने में नहीं दिक्कत है, लेकिन आप टीचर के बावजूद, इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी, अरे विधायक जी से मिलना है तो विधायक जी से बात करेंगे, विधायक जी कैसे बोलेंगे, तो आपके मन में 20 प्रश्न आएंगे कि हमें विधायक जी से बात करनी है।
हालांकि मैं तो इतने कार्यक्रम रहते हैं, मैं तो बात करता रहता हूं, लेकिन ये जनरली होता है, ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन उसके साथ साथ में भी हमारी सरकार हर तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के और महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि आधी आबादी उनकी है, जिस रूप से जैसे भी हो वो आगे बढ़ के आगे जाएं। लेकिन वो आगे कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मूल जड़ तो आप ही हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा, जब उस गांव में उन महिलाओं को, उन बहनों के बीच में जहां चूल्हे के अंदर तक आप जा सकती हैं कि आपको बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है और बेटी को बचाना भी जरूरी है, जब आपका विजन जाएगा उन परिवारों के बीच में, तो वो बेटियां आपके विद्यालय तक आएंगी। हम कहते हैं नहीं नौकरी मिलेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। जहां जिस घर में जाएगी उस घर में जाकर के भी अपने बच्चों को, और जब अपने बच्चों के साथ साथ में उस परिवार के बच्चों को भी जब वो पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ा लिखा करके संस्कार युक्त शिक्षा देने का काम करेगी। इस नाते ये मैसेज भी जाना चाहिए कि बेटी बचाना भी जरूरी है और बेटी पढ़ाना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सरकार की जो व्यवस्था है 2017 से लेकर के, और जो हम आज हैं जहां 25,000 से लेकर 75,000 लगभग हम लोगों ने बाउंड्री वाल के काम पूरे कराने का काम किया है। जहां अधूरे रह गए हैं वो आप लिखित तौर से हमें आपके माध्यम से मिल जाए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 23 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज स्थापित किया गया है, जिसमें प्रोजेक्टर से भी शिक्षा दी जाती है। आप जान रहे, देख रहे हैं, सारे जर्जर विद्यालयों को खुली नीलामी के साथ तुष्टीकरण को, ये मैंने डीएम को पत्र लिखा था और आप लोगों ने परसों किया, तो उसको लेकर के भी व्यवस्थित है। और ये जिनमें विद्यालय नहीं बने हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। बीएसए भी अच्छे हैं, मेहनती हैं, क्योंकि हमने देखा है उनकी कार्यशैली, जो भी हम लोग फोन करके बोलते हैं तो तत्काल उसका रिजल्ट मिलता है। ये नहीं कि कैसे क्या होगा, इस सब की चिंता कर रहे हैं। और प्रथम चरण में समस्त जूनियर विद्यालय में सरकार द्वारा स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव के बाद आप लोगों के लिए और भी मजबूती के साथ अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास है। लगभग 100 विद्यालयों में छात्रों के फर्नीचर की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ विद्यालय भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कह रहे थे, हमने विनायक जी से कहा था कि क्या खागा है, जरा हमको बताइएगा तो, और कहाँ क्या दिक्कत है, क्योंकि हम आज प्रधान भी हैं, हमारे साथ में अध्यापक भी हैं, और दोनों एक ऐसे कड़ी हैं कि एक दांत के रूप में है, एक जीभ के रूप में है। तो दांत के रूप में कठोरता के साथ प्रधान जी हैं, तो जीभ के रूप में जहां मां सरस्वती का वास होता है उस रूप में आप लोग बैठे हुए हैं। आपकी वाणी और इनकी कर्मठता अगर दोनों मिल जाएंगी तो 19 के 19 पैरामीटर पूरे हो जाएंगे और वो विकास के लिए, बच्चों का विकास भी होगा, ऐसा भी मुझे विश्वास है। और कोरोना काल में एमडीएम का सारी जो धनराशि थी उसको लेकर के कई बार शिकायत आई, आप लोगों के भी आशा आई, तो हम लोगों ने इसके लिए दबाव बनाया, मुख्यमंत्री जी से भी कहा, जिलाधिकारी महोदय से कहा, तो वो भी शायद संभवतः क्यों हो गया ना, अब तो ऐसा कुछ शिकायत है नहीं। वो जो कोरोना काल में कुछ एमडीएम वाला लफड़ा था सब हो गया, पहुंच गया, तो उसके लिए भी जो हम लोगों के संज्ञान में आता है वो भी हो जाता है। आंगनबाड़ी को जो प्राथमिक शिक्षा के एवं विद्यालय से जोड़ दिया गया है, वो भी आपका कुछ न कुछ जो छोटे बच्चों के लिए है, उसके लिए भी हर ग्राम सभा में और एक कुछ ग्राम सभाओं में 2-2 जगह हम लोगों ने काफी करीब इधर 54 या कितनी नेवसा और ये मिला करके 54 या 60 के आसपास, मुझे फिगर नहीं पूरी याद है, आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं और भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार की ये मंशा है कि हमारा जब तक हम 2047 में जब हम अमृत, हालांकि हम 75वां अमृत महोत्सव मनाए हैं, लेकिन हमारा जो अमृत काल असली होगा वो जब हम सेंचुरी मारेंगे, भारत 100 वर्ष पूरा करेगा, और सबसे युवा देश हमारा भारत है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश में युवा लोग हैं। तो इस नाते हम जब सेंचुरी बनाएंगे तब तक हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन भारत विश्व गुरु बने, उस विश्व गुरु के रूप में जो सबसे प्रथम गुरु हो, बेसिक, जिसको बुनियाद कहते हैं, जिसको नींव कहते हैं, वो नींव के रूप में आप सभी लोग हैं। तो हमारे जब बच्चे संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे
तो स्वाभाविक तौर से हमारे रामपुर मथुरा का भी नाम रोशन होगा और उसके साथ साथ में आपका भी नाम रोशन होगा, उसके साथ साथ प्रधान जी का भी नाम रोशन होगा। जैसे लोग कहते हैं कि ज्ञान तिवारी जब से विधायक हुए हैं तब से चमचमाती हुई ये सड़क पे आप जिस पे आ रहे हैं तो वहां से गुड़ैचा से यहाँ तक आने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता था और आज आप 10 से 8 मिनट के अंदर, हम लोगों को तो 5-6 मिनट लगता है, लेकिन आप कितना भी आएंगे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आप गुड़ैचा से यहाँ तक आ जाएंगे। एक बस को लेकर के दिक्कत थी तो मैंने कहा था अगर कहीं और भी आप लोगों को दिक्कत होगी तो एक बस और मैं चलवा दूंगा। बीच में मैंने चलवाया भी, लेकिन फिर लोग, हमको लगता है टेम्पो ज्यादा निकलने लगे, क्या हुआ, फिर वो सवारियां उतनी नहीं पूरी हुई, फिर इधर से उधर हो गई, वो बीच में रहा। तो एक बार बीच में फिर सुनने में आया, फिर लोग शांत हुए। मैंने लिखा था परिवहन मंत्री जी को, लेकिन ये चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद फिर हमारा प्रयास रहेगा अगर कोई आपको दिक्कत होगी। और अब तो आपके बगल में हमारे सांसद जी ने जो 86 से कभी प्रस्ताव आया था 1986 में, वो डाकखाना भी आपके बगल में आ गया। उस डाकखाने के रूप में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पासपोर्ट से लेकर के सारी कुछ व्यवस्थाओं का इन्होंने, हमारे श्री राजेश वर्मा जी ने आपकी व्यवस्था कराने का काम किया है। और इसके साथ साथ में हमारा भी ये प्रयास रहेगा पूरी तरीके से, जिस तरीके से हम चाहते हैं हमारा रामपुर मथुरा और रेउसा नंबर 1 जाए हमारी विधानसभा। और अभी जो कार्यक्रम था उसमें मैंने कहा था अभी अब की बार हमें 1.5 लाख पार, ये जो हमने 2022 में नारा दिया था तो हम 1.5 लाख पार नहीं हो पाए, 1,10,000 पे ही लटक गए। लेकिन आप सबसे यही निवेदन है, क्योंकि जब समाज में आप बैठते हैं तो आपको भी ये रहती है कहीं ना कहीं किस रूप में आप ये काम करते हैं। और प्रधानगण बैठे हुए हैं, मेरे चुनाव में स्थितियां अलग रही होंगी, लेकिन आने वाले समाज जो चुनाव है कहीं कोई सामने नहीं है, कहीं कोई दिखने वाला नहीं है, कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है। इस नाते इस बार 1.5 लाख पार करके हमको भेजना है सांसद जी को, राजेश वर्मा जी को, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है और योगी जी हैं तो पूरा यकीन भी कर लीजिए। और आज तो आप देख ही रहे हैं, चाहे एनआरसी हो या जैसे जैसे करके हो, कैसे भारत मजबूत होगा, कैसे आप मजबूत होंगे, कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना थी, आज देखिए हम जाते हैं काशी में, हमें वो अनुभूति होती है कहाँ जहाँ पतली पतली गलियां थी वहाँ सुंदर कॉरिडोर और दिव्यता और भव्यता। आज हम जाते हैं उज्जैन में, कितने लोग उज्जैन में पहले गए हुए थे, जरा हाथ उठाएंगे। कुछ लोग उज्जैन जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते नहीं करते हैं, करना चाहिए और बहनों को तो और ज्यादा करना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब अपने बच्चों के साथ किसी तीर्थ पे आप जाते हैं तो फिर आपके बच्चे स्वतः अच्छी व्यवस्था में चले जाएंगे। उनको ऐसा मिलता है, जैसे भी मैंने जब पिछले साल में हमने बद्रिकाश्रम में श्रीमद् भागवत कथा कराई थी, मैं कम से कम 8 से 10 बार बद्रीनाथ गया और मैं सोचता था कि अब दिन जाऊंगा तो कम से कम 2-3 रात जरूर रुकूंगा। कहां से अर्जुन और भीम गए थे, सतोपंथ कितनी बार सीढ़ी, कहां से स्वर्गारोहिणी है, स्वर्ग की तरफ रास्ता है, ये मन में सोचते थे। कहां पे भगवान के शिव जी के चरण पादुका पे चरण है, जहां से उधर गए थे पहाड़ के उधर केदारनाथ है, वहां जाएंगे, कभी नहीं जा पाते थे। लेकिन जब इस बार मैंने श्रीमद् भागवत कथा कराई, कम से कम 1,500-2,000 लोग पहुंचे पिछले साल में। आप समझ लीजिए मैं सतोपंथ तो नहीं जा पाया, लेकिन कुछ लोग जो वहां पे वसुधारा थी तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन जो मेरे परिवार के लोग थे और जो यहाँ से लोग थे जिनको पैदल चलने की पूरी आदत थी, ऐसे लोग वो वहां तक पहुंच गए कि वहां से बस थोड़ी ही दूर स्वर्गारोहिणी थी तो वहां तक पहुंच गए। और उसके बाद क्या हुआ, बीच के जितने थे चरण पादुका तक हम लोग भी पहुंच गए। 3 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना था, चढ़ गए, चले आए, क्योंकि कथा सुने, प्रसाद ग्रहण किए, भगवान का डेली दर्शन होता था। लेकिन जो लोग गए, जो अनुभूति हुई, जो एनर्जी मिली, उसके बाद इस बार भी मैंने जगन्नाथपुरी में श्रीमद् भागवत कथा कराई तो मेरा ये आकलन था लगभग 2,000 के आसपास लोग पहुंचेंगे, ऐसे हमने व्यवस्था की थी। वो 3,000 से अधिक लोग पहुंच गए, लगभग 70-75 तो 4 व्हीलर पहुंच गया, 3-4 बस पहुंच गई। कहने लगे विधायक जी अब यहाँ तक आ गए हैं तो जगन्नाथ जी का भी दर्शन करेंगे। वो गंगा सागर कहते हैं, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार तो अपने गंगा सागर में भी डुबकी लगा लेंगे जाकर के। लेकिन इसका फायदा क्या, जिन परिवार के लोगों ने 8 दिन रुक करके, 9 दिन रुक करके वहां भगवान की शरण में रहे, कथा सुनी,
तो उस कथा में जैसे हमारे जो छोटे बच्चे, परिवार के बच्चे जाते हैं, हमारे भी जो बेटे हैं थोड़ा बड़े हो गए और कुछ पहले हर एक के बच्चे होते, कहीं ना कहीं उनकी संगत सोहबत में इधर उधर रहता है। लेकिन जब 7-8 दिन आप एक तीर्थ पे रहते हैं तो स्वतः उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है कि देखिए हमारे माँ बाप तो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे होने वाला है। मेरे घर में छोटे से छोटा बच्चा होता है तो डेली जब स्नान करेगा तो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। हमें जीवन जीने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। हमें बल मिल जाए, हमें बुद्धि मिल जाए, हमारे विकार दूर हो जाए और हमें ज्ञान मिल जाए। ये सब श्री हनुमान जी के पास है। तो जब ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो स्वतः वो निकलता है और ईश्वर ऐसी कृपा भी करता है। तो अभी तो मैंने कई विद्यालय में देखा, आपके मैं एक दिन वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, ऐसे करके फेसबुक पे बड़ा हुआ था, आपके प्राइमरी स्कूल था, बहुत स्ट्रेंथ थी बच्चों की, उसमें एक नई धुन के साथ श्री हनुमान चालीसा का, हम हो सकता है आप में से भी लोग हैं, देखो बहन जी ने भी देखा, तो ऐसे करके आ रहा था। अब आप सोचिए कि हम लोग जब पढ़ते थे तो सबसे पहले गुरुजी आते थे, आके वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे, क्योंकि हम लोग भी टाट पट्टी पे बैठ करके पढ़े हुए हैं, तो ऐसे करके, और वो टाट पट्टी की शुरुआत से आज हम बेंच और मेज पे ला रहे हैं। तो ये बदलाव है, इस नाते इस बदलाव के साथ में ये समाज नंबर 1 बने, हमारा रामपुर मथुरा नंबर 1 हो, तो मेरा ये प्रयास भी रहता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हर लड़ाई लड़ लेते हैं, चूँकि वो हमें प्रेम करते हैं, हमें मानते हैं, और मैं भिड़ भी लेता हूँ अपने जो भी, अगर हम इधर 25 करोड़ की ये परियोजना स्वीकृत करा लिए तो 2-3-10 करोड़ की लगभग हम उधर भी अपने बाढ़ क्षेत्र के लिए काम कर लिए, जहाँ पे एक हमने बहुत बड़ी गौशाला बनाई, तो वो गौशाला के लिए रास्ता नहीं था, बीच में ये चौका नदी पड़ रही थी, तो भीड़ भिड़ा करके वो भी मैंने निवेदन करके, और रोगा के जैसे भी समझ लीजिए, उसको भी करीब 5 करोड़ की लागत से हमने सकरन ब्लॉक को जोड़ दिया रेउसा से। अब वो सीधे बड़ी बटुआ होकर के, भैंसा होकर के सीधे सकरन ब्लॉक की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे करके रहता है। अगर आपकी जो समस्या होंगी वो हमको बताएंगे, मैं पूरी तरीके से निराकरण करूंगा। चूंकि आज हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी का पहला दिन है, तो आप लोगों का भी परिचय होगा। हमको लगता है बढ़िया रसोई भी गर्म है पूरी तरीके से, क्यों विनायक जी? तो आज अगर सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा और बहुत सुंदर रहेगा, और प्रधानगणों के लिए भी व्यवस्था खाने पीने का है ना। आप बताइए, देखिए आपके अध्यापकगण कितनी आपकी चिंता कर रहे हैं, मतलब भोजन तक की व्यवस्था किए हैं। ये अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपकी ग्राम सभा के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये होता है। और मैंने कहा भी, पहले वालों से भी कहा था, किसी को भी, चूंकि ये सब बट नेचुरल है, यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, सबके परिवार हैं, कोई लखनऊ से आता है, कोई महमूदाबाद से आता है, कोई इधर फतेहपुर में किराए पर लिए हुए रहा है, तो किसी को हाँ नहीं, देखिए भोजन क्या होता है, ये भी देवता ही है। कर्ण बहुत बड़े दानी थे और वो हमेशा दान करते थे, सोना चांदी सब दुनियादारी कितना भी दान करते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जब वो गए तो उनके पास वही सब आ रहा था जो दान किया था। एक मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपको बता रहा हूं, आप गौर करिए मेरी बात पे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और ये सोचना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो अंत्योदय की योजना चली थी। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपने जो हमारे इधर जैसे मंच नहीं है ना, तो इसका मतलब अगर इनको यह स्थान मिला है तो इनका अधिक काम है। अगर ज्ञान तिवारी को आपने जिम्मेदारी ही दी है तो ये ज्ञान तिवारी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, और ये शुरुआत ज्ञान तिवारी को पहले करना चाहिए। जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो यहाँ पे एक बैठक रखी गई, कोटेदार वैसे ऐसे करके रखी गई, तो लोग मेरे पास आए, कहने लगे विधायक जी पहले ऐसे ऐसे होता था, इतने लाख 5 के आसपास बताया कि आपकी विधानसभा से ऐसे ऐसे करके यहाँ से। तो मैंने कहा कि भाई ये किस लिए, ये कहाँ से आता है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो गल्ला आता है राशन, तो उस राशन में ये व्यवस्था होती है। हमने कहा अच्छा। तुमने कहा मेरे दिन तो इतने खराब नहीं, ईश्वर ने मुझे खाने के लिए बहुत कुछ दिया है। ये राशन होता है किसका है? कहीं वो जो अंत्योदय का नहीं है, जो गरीबों का आता है। हमने कहा अच्छा, जिनके घर में खाने को नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे इतने दिन नहीं गए हैं, गए गुजरे हैं कि जिनके घर में खाने को नहीं है उस राशन की दलाली ज्ञान तिवारी का है। ये मैंने आपको बताया। फिर उसको लेके मैंने रेउसा में भी बैठक बुलाई। यहाँ पे अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं प्रधानगण होंगे तो याद होगा, एक कान में बाली वाला कौन था
जो वो था जिसको मैंने यहाँ बहुत डांटा था, यादव, उमेश यादव। तो ये सब पूरे एजेंट थे, लगे हुए थे कि यहाँ से गोदाम से ही कोटेदारों को गल्ला कम मिलेगा, वहीं से ऐसे ऐसे करके जाएगा, चाहे वो एमडीएम हो चाहे वो गरीबों का गल्ला। अब ये स्थिति हो गई भैया कि मैंने पूरा शिकंजा, एक दिन में मैंने डीएम से कहा, सारिका मोहन जी डीएम थी, तो मैंने उनसे कहा बहन जी ऐसा है कि ऐसे से ये बहुत, ये तुष्टीकरण कैसे करोगे, पूरा सपा का रैकेट चल रहा है। तो उन्होंने कहा क्या करें विधायक जी, हमने कहा ऐसा करिए आप एक दिन में सारे एक साथ में छापा मरवा दीजिए, पूरी टीम गठित करा के, बहुत गोपनीय हमने रखे, उसमें सब पूरी टीम बना करके उसमें पकड़ के आ गए, करीब 16 लोग पकड़ के आ गए। उसमें 2-4 हमारे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, बीजेपी के भी आ गए भाई। अब मेरे पे पड़ने लगा दबाव, हमने कहा नहीं ये तो समझौता नहीं हो सकता है। हमने कहा गलत किया तो कोटा सस्पेंड होगा, जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोग कोर्ट की शरण में गए, अब कोर्ट में तो आप जान ही रहे जो दंडबंदी ज्यादा थे बच गए, लेकिन वो बड़ी कार्रवाई हुई। उसके बाद अब तो 2-2 बार गल्ला मिलने लगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आज 1 साल में 12 महीना होता है, तो अगर उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, हालांकि बाद में हमारे पास और ज्यादा ऑफर आए, तो 12 पंचे 60 हो सकता था। फिर आप 1 साल में 60, फिर 5 साल का 3 करोड़, फिर और आगे जोड़ लीजिए, फिर डबलिंग में कितना हो जाएगा, अब आप सोच लीजिए, आकलन कर लीजिए। मेरी बेटी थी, बड़ी बेटी थी, तो उसका MBBS में होना था, उसका कुछ कम नंबर कम रह गया, तो हमसे मांगा गया कि भाई 50 लाख रुपए दे दें तो इसमें हो जाएगा। NK गुप्ता नीरा नर्सिंग होम वाले जो लखनऊ में रहते होंगे, तो कुछ लोग जानते होंगे, तो उनके एक भतीजा भी था, वो भी, दोनों लोग गए, हम लोग भाई गए। माननीय शिवराज सिंह जी से हमारी अच्छी जान पहचान थी, हम भी युवा मोर्चे में काम किए थे, वो भी युवा मोर्चे में काम किए थे। मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारे यहाँ आइएगा, हम कुछ कम करा देंगे। तो हम इस घमंड में थे, ये 50 लाख दे के कराएंगे, हम 25-30 में करा लेंगे। उन्होंने कहा था हम आधा करा देंगे, तो हम सोचा 25-30 लग जाएगा। अब ये चांस की बात थी भाई, हम अपने उसमें थे। वो तब तक एक व्यापक घोटाला वहां चल गया, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अब वो जो हमसे मिलते थे, हमसे मिलना ही बंद कर दिए, बात करने की बातें छोड़ दो। ऐसे जो उनके यहाँ मुख्यमंत्री थे, नाम भेज दो तो बुला लेते थे, समय मिल जाता, उस समय वो जान गए उसी के लिए आया होगा। फिर मैंने आदरणीय तोमर जी से कहा, वो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, मेरा काम नहीं था। उसके बाद में विधायक हो गया। फिर अगली बार बेटी ने दिया। आप समझ लीजिए कि उस गल्ले का इतना असर हुआ कि मुझे आवश्यकता थी, मैंने नहीं लिया, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो फ्री में हो गई। आज उसका MBBS भी कंप्लीट हो गया और कहीं एक कुछ नहीं लगा जाकर। अब आप सोच ले, अब तो 2-2 बार राशन देते हैं। तो कभी भी एक जिंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए, हमें उस चीज को कतई नहीं छूना है जो गरीब का है। गरीब का दाना हमें नहीं छूना है। जिस दिन आपका गरीब का छूना बंद कर देंगे, आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर ज्ञान तिवारी दूसरी बार सबसे अधिक वोटों से जीत करके विधायक हुए हैं और पूरी शक्तियां लगी थी, सारे समीकरण उल्टे थे, सब कुछ था उल्टा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वोट से कोई जीतने वाला सीतापुर लोकसभा में है तो वो ज्ञान तिवारी है। और उसका क्या एक रीजन कारण है, यही एक कारण है कि ईश्वर की जो शक्ति होती है वो आपको दिखेगी नहीं, वो आपको स्वतः आपको काम कर देती। ईश्वर प्रेरणा देता है कि ऐसे ऐसे करो। आज मोदी जी विदेश में बोलते हैं कि ताली पीटो, तो लोग ताली पीटते हैं, विदेश तक ताली पीटते हैं। आप बताइए, लोगों ने कहा अरे मोदी जी ने लाइन में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया। ठीक है, लाइन में खड़ा कर दिया। ये तो नहीं मोदी जी को पता था कि कोविड आएगा। हालांकि ये चौपाई कोविड की एक गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में खूब वायरल हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिखा ऐसी महामारी के बारे में। लेकिन अगर वो खाते न खुले होते बैंक में, तो जो उस कोविड काल में हजार रुपया लोगों के खाते में गया, वो 1000 रुपया उसके लिए रामबाण का हुआ कि जिसके पास 1 पैसा न हो 1000, और जिसके महिलाओं के खाते में ज्यादातर गया। जो गरीब की घर की महिलाएं की बैंक का दरवाजा नहीं लांघ सकती थी। आज किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, आज 5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड, ये सारी सुविधाएं किसके लिए? गरीब के लिए। तो आज जब दुनिया सारे के सारे गठजोड़ हो जाते हैं, कहीं इंडिया बनता, कहीं क्या बन जाता है, और सब ध्वस्त हो जाते हैं, आदमी फिर मोदी मोदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोदी जिसका काम कर रहे हैं वही असली ईश्वर है, वही असली भगवान है। उसके लिए मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं। तो ये बात आपका जो लक्ष्य है जिसलिए वो तो है, लेकिन हम ये इस पंक्ति के लिए भी ये कह रहे हैं कि हमेशा ये आप निश्चित कर लिए, आपको प्रधानी से कोई हटा ही नहीं सकता है। हालांकि आपके बीच में आरक्षण आने आता है,
अब हम लोगों का आरक्षण 25 साल में होता है, आपका आरक्षण हर साल में होता है, लेकिन एक मूल मंत्र ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, कितने लोग आपके सामने लड़ते हैं चुनाव, लेकिन आप अकेले हुए हो तो ईश्वर की इच्छा से हुए हो। अगर ईश्वर ने आपको अवसर दिया है तो हम अगर विद्यालय का डेवलपमेंट करेंगे, विद्यालय सुंदर बनेगा, उस गांव के बच्चे पढ़ने आएंगे, आपका शिलापट पे नाम होगा, वो हमेशा चलेगा शिलापट पे नाम कि फला प्रधान जी थे, देखो इसने हमने व्यवस्थित करके कर लिया। आज 20 प्रधानों को हम प्रशस्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, जिन प्रधानों के कार्य थोड़े बहुत पैरामीटर्स रह गए हैं उसको हम व्यवस्थित करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबको भी चूंकि 11:30 से अधिक हो गया है और हम 10 बजे आ भी गए थे, विनायक जी को हमने 1 घंटे का समय दिया था। आज हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक भी है सचिवालय में, हमारी कमेटी की बैठक है, हम अनुसूचित टीम में है, इसलिए उस बैठक में भी हमें पहुंचना है। 2 बजे से बैठक है, तो उस लगभग 1.5 घंटा अभी यहाँ तक पहुँचने में भी लग जाएगा। इस नाते मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अध्यापक भी अपने हैं, प्रधान भी अपने हैं और हम भी अपने हैं और अपने गांव के परिवार के बच्चे भी अपने हैं। हमारा रामपुर मथुरा कैसे सुंदर बनेगा, हर विद्यालय कैसे सुंदर होगा, हर विद्यालय से बच्चे पढ़ करके संस्कारित शिक्षा लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, रामपुर मथुरा कैसे नंबर 1 बनेगा, इस सोच के साथ हमें काम करना है। मैं सम्मानित मंच सभी प्रधानगणों को और हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं शिक्षिका और शिक्षकगण, मैं सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। इस आशा विश्वास के साथ आने वाली जो इस बार मोदी जी ने 400 पार पहुंचाना है, सांसद जी तो हमारे जीतेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन हम कितना अच्छे से आगे लेकर के जाते हैं इसकी चिंता हमें जरूर सबको करना है। कहीं कुछ किसी के मन में हो, हालांकि इधर के मन में तो कहीं किसी ने इनको क्या लेना देना रह गया, और ये तो सब ही है, कर ही रहे। अगर इनको सब कुछ अच्छा हो रहा, अच्छा मिल रहा तो ये अच्छाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि एकदम पूरी तरीके से इनके मन में कोई द्वेष भाव है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। शिक्षकों के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं, समर्पित भाव से, इसलिए सरकार भी बहुत विश्वास करती है कि अच्छा ही रहेगा। लेकिन इधर का भी जो मंच बैठा है उससे भी मेरा निवेदन रहेगा, किसी बहकाए में नहीं आना है। राष्ट्रवाद की जले मसाल, भागे गुंडे चोर दलाल, ये हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में कहते थे तो ये नारा देते थे, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।